सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश के संयोजक, सब साथियों ने आपके बीच में संगठन को लेकर के फतेहाबाद के अंदर जो चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस हमने मनाया, उसको लेकर के और विशेष रूप से दो प्रस्ताव आपके बीच में रखे। एक तो कानून व्यवस्था को लेकर के परीक्षा में प्रस्ताव रखा था। दूसरा प्रस्ताव राणा साहब ने भारी बारिश की वजह से मानसून के पहली बारिश से लेकर के मानसून की जाती बारिश तक जो प्रदेश में फसलें खराब हुई थी, उसके बारे में दो प्रस्ताव भी रखे थे। सबसे पहले साथियों, आप सबको बधाई देता हूं कि आप सबकी मेहनत की वजह से पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने, चाहे वो जोन के इंचार्ज थे, चाहे वो हल्का के इंचार्ज थे, चाहे हल्का के संयोजक थे, जिला के अध्यक्ष थे या अलग अलग प्रकोष्ठों के संयोजक थे, आप सब लोगों ने जाकर के 25 तारीख के लिए गांव में, शहर में, कस्बे में सब जगह लोगों को निमंत्रण दिया। और इतनी भारी बारिश होने के बावजूद जहां लाखों की संख्या में लोग आपके निमंत्रण पे फतेहाबाद में पहुंच करके चौधरी देवीलाल जी के प्रति जो श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जो मैसेज देश को दिया, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र। आपको बहुत बहुत बधाई। एक मैसेज तो आपने देश में, प्रदेश में दे दिया। क्या समूचा देश का नागरिक जो है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी और परेशान है। हरियाणा में जिस ढंग से लाखों लोगों ने इकट्ठे होकर हरियाणा की धरती से बदलाव की एक हुंकार जो भरी है, जो नेता यहाँ हमारे मंच पे आए थे, ना केवल उन्होंने मंच से बल्कि जाने के बाद भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को टेलीफोन करके इस बात के लिए बधाई दी थी कि आपकी अगवानी में आने वाले समय में समूचा देश का विपक्ष इकट्ठा हो सकता है। आप भी इसके लिए प्रयास जारी रखें, हम भी अपने तौर पे इसके लिए प्रयास करेंगे। जिस ढंग से लोगों में जोश था, और सबसे बड़ी बात अब की बात देखने को मिली कि हमेशा रैली में जब थोड़ा सा भी लेट होते 3 बजे के बाद महिलाएं, माताओं, बहनें विशेष रूप से इसलिए ज्यादा समय तक नहीं बैठ सकती क्योंकि उनको फिर जाकर के घर पे काम भी करना होता। अब की बात तो 5 बजे तक ना तो कोई महिला अपने स्थान से खड़ी हुई और ना ही जो साथी उस रैली में आए थे किसी ने अपनी जगह छोड़ने का काम किया। लगातार 5 बजे, 11 बजे से 5 बजे 6 घंटे बैठ करके इस बात का मैसेज दिया कि 2024 में जहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को बर्बाद करने का काम करेंगे, वे कांग्रेस को भी सत्ता के नजदीक नहीं लगने देंगे। केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 2024 में सत्ता में लाने का काम करेंगे। एक जंग तो जीत ली, अब एक और जंग आपके सामने है। आदमपुर का उपचुनाव होने जा रहे हैं। अब चुनाव कोई इसलिए नहीं होने जा रहा कि कोई इस किस्म के हालात पैदा हो गए थे कि कुलदीप बिश्नोई को इस्तीफा देना पड़ा। ये चुनाव तो आदमपुर के लोगों के ऊपर थोपा गया है। कुलदीप बिश्नोई ने तो इसलिए इस्तीफा दिया है कि वो केवल अपने बेटे को राजनीति में कहीं ना कहीं स्थापित करना चाहता है और अपने आप को ईडी से, इनकम टैक्स से और सीबीआई से बचाना चाहता है।
आपने पिछले दिनों एक ऑडियो वायरल हुआ था, सुना होगा। एक ऑडियो था जिसके अंदर एक व्यक्ति किसी व्यापारी को टेलीफोन करके कहता है कि मैं ईडी के दफ्तर से बोल रहा हूं, और वो व्यापारी आगे से कहता है कि जनाब मैंने तो 2 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली। आगे से अधिकारी कहता है कि सॉरी रॉन्ग नंबर, ये कुलदीप तो रॉन्ग नंबर वाला है। इसने तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने बेटे को स्थापित करने के लिए, कहीं अपने आप को बचाने के लिए इस्तीफा देने का काम किया। इस्तीफा तो सही मायने में जब किसान आंदोलन चल रहा था, अगर किसी ने किसान आंदोलन में किसी पार्टी ने राजनीतिक तौर पे, राजनीति से ऊपर उठ करके उस आंदोलन की मदद करी थी, तो उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। उस वक्त जो मैंने इस्तीफा दिया था, उस इस्तीफे से मान के चलो 26 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बड़ा षड्यंत्र किसान आंदोलन के खिलाफ रचने का काम किया। कहीं ना कहीं खालिस्तान के नाम पे उस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास हुआ था, और मैंने 27 जनवरी को जाकर के किसान के उस आंदोलन के हक में इस्तीफा जब दिया तो उस आंदोलन को फिर से मजबूती मिली थी। हमने तो सैक्रिफाइस किया था, हमने तो किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था। कुलदीप ने तो केवल इसलिए इस्तीफा दिया है कि उसका बेटा राजनीति में कहीं कोई छोटी मोटी जगह बना देते और उसका पीछा छूट जाए। इसके साथियों, इस चुनाव के अंदर जो वोटर है, मतदाता जो है, वो बहुत सोच समझ करके अपना वोट डालने का काम करेगा। वोट उसको मिला करते हैं जो लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करे। स्वार्थ की राजनीति करने वाले को लोग नकारने का काम करते हैं, लोग इनको नकारेंगे। पार्लियामेंट के चुनाव का नतीजा आपने देखा होगा कि जो अपने आप को ये कहते हैं कि हमारा घर है, हमारा गढ़ है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसी गढ़ के अंदर, उसी घर के अंदर चौधरी भद्रलाल का अपना जो बूथ है, वहां से भी हस्का हरी थी। भाई इलेक्शन में अगर लोकसभा के चुनाव में लोग हरा सकते हैं तो भाई इलेक्शन में क्यों नहीं हराएंगे? लोगों का मन है इनसे पीछा छुड़ाने का। इसके लिए आपके पार्टी के साथियों की जिम्मेवारी बनती है कि वो इस चुनाव में भी एक बड़ी भूमिका निभाने का काम करें। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की लगातार अखबारों के अंदर सुर्खियों में बने रहने की आदत है। कांग्रेस वाले रोज नए नए बयान दे करके आदमपुर में तो कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस का मुकाबला है, सोशल मीडिया पे, अखबार में इस तरह की चर्चा बना करके लोगों में कई भ्रम पैदा करते हैं। हालत तो कांग्रेस पार्टी के आज इस तरह की है कि कांग्रेस के पास तो आदमपुर के अंदर कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं है जिसको वो अपनी पार्टी का टिकट दे करके चुनाव लड़ा सके। कांग्रेस के तो 2 नाम चल रहे हैं। कभी कोई आकर के कह देता है संपत सिंह लड़ेगा, कभी कोई कह देता है ये जय प्रकाश लड़ेगा। दोनों बार के, दोनों आदमपुर के नहीं है। जिस पार्टी के पास इस हल्के का उम्मीदवार नहीं है, लोग उसको पार्टी को कैसे पसंद करेंगे? इसलिए हमने एक फैसला किया है कि अगले 3 दिन के अंदर पार्टी के जो सीनियर साथी हैं, एक जिम्मेवारी हमने लगाई। चौटाला साहब ने मुझे आना, तो उन्होंने सेवन था आपके बीच में, उन्होंने खुद आपका धन्यवाद करना था, आपकी अपनी जिम्मेवारी लगानी थी, लेकिन उनको बुखार हो गया और बुखार की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने 3 दिन आराम करने की सलाह दी, इसलिए वो आज आपके बीच में नहीं है।
मैं कल उनसे मिलकर के आया था, उन्होंने मुझे विशेष रूप से कहा था कि हमने तो हमेशा अपनी पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं से पूछ करके उम्मीदवार बनाने का काम किया। अब की बार भी आजमपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव के जो कार्यकर्ता हमारे हैं, उन सब की राय जान करके और 10 तारीख तक चुनाला साहब को रिपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद में फैसला लेंगे कि किसको चुनाव लड़ाया जाए, तय कर देंगे। उसके लिए हमने 5 लोगों की जिम्मेवारी लगाई है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती जी की, राणा साहब की, भूपेंद्र सिंह दरियापुर की, पूर्व विधायक ओम प्रकाश गोरा जी की, और उसके साथ साथ राजेश गोदारा जी, हल्का जिला का अध्यक्ष जो है वो इनके साथ रहे। ये 5 लोग जो है, इनकी जिम्मेवारी है 5 लोग हर गांव में जाए और गांव में जाकर के ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके बातचीत करके उनसे पूछ करके कि कोई 2-3 नाम, एक नाम नहीं, आप 3 से 4 नाम लेकर के आओ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को 4 नाम सुझाओ, उनमें से फिर चौटाला साहब फैसला करेंगे कि किसको टिकट दी जाए। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के आदेश के अनुसार ही अपना उम्मीदवार खड़ा करने का काम करेंगे। आप लोगों से प्रार्थना है, पार्टी चुनाव तो 14 तारीख से शुरू हो रहा है, 14 को नॉमिनेशन है। हम अपनी पार्टी के प्रत्याशी का नॉमिनेशन भी 14 तारीख को कराएंगे। 14 को नॉमिनेशन पे भी आप सब ने आए हैं, और अब इसके बीच जो कोई काम धंधे आपके हैं 14 से पहले वो सारे काम निपटा लें। 14 तारीख के बाद जिस तरह से आपने इलाहाबाद के अंदर 15 दिन लगातार लोगों के बीच में रहकर मतदाताओं का मन जीतने का काम किया था, उससे भी ज्यादा मेहनत इस उपचुनाव में आपको करनी है। इस उपचुनाव में जहां जिस साथी की ड्यूटी लगे वो फिर उस गांव में जिसमें ड्यूटी लगे उस गांव को छोड़ करके किसी दूसरे गांव में न जाए, वहीं पे बैठ करके अपनी उस ड्यूटी को निभाने का काम करें। जो साथी पूरा समय लगा सकते हैं वो अगले 2-3 दिन में पार्टी के दफ्तर को लिख करके भेजे कि मेरी पुराने गांव में ड्यूटी लगा दी जाए, मेरी पूरी टीम उस काम में रह करके पार्टी के लिए 15 दिन लगातार काम करेगी। जिन लोगों ने, क्योंकि आजमपुर में कई उपचुनाव हुए और हमारे पार्टी के बहुत सारे साथियों ने उपचुनाव में अलग अलग गांवों के अंदर अपनी अपनी जिम्मेवारियां निभाई है। अब की बार कहां कौन कौन साथी चुनाव में अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहते हैं वो अपनी तरफ से भी लिख करके दे दे, या कोई भी पार्टी का जो पदाधिकारी है वो ये लिख करके भेज दे कि पार्टी जहां जिस काम में मेरी ड्यूटी लगाएगी मैं उस काम के अंदर ईमानदारी के साथ काम करूंगा और पार्टी के उम्मीदवार को जिस काम में ड्यूटी लगाओगे उस काम में जितवाने में भूमिका निभाने का काम करूंगा। मुझे उम्मीद है कि जब हम सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे तो जिस तरह से रैली में आप सफल हुए हो इसी तरह इस चुनाव में भी सफल हो जाओगे। कांग्रेस वाले तो कागजों में है, कांग्रेस की हवा तो उस दिन निकल जाएगी जिस दिन कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। यहाँ कांग्रेस का वोट नहीं है, ये तो पुराना गढ़ तो चौधरी देवीलाल कर रहा है, हमारा और भजनलाल का मुकाबला रहा है जब कभी भी रहा है। कितने भी चुनाव उठा करके आप देख लो, हर चुनाव के अंदर यहाँ लोगों का विश्वास या तो चौधरी देवीलाल के प्रति रहे और या भजनलाल के प्रति रहे। अब भजनलाल के प्रति विश्वास इसलिए खत्म होता जा रहा है कि ये लोग केवल और केवल स्वार्थ की राजनीति करने वाले हैं, ये लोगों की लड़ाई भूल गए। ये तो आज भी लोगों के बीच में जाकर के की बात कह देते हैं, मैं थारों दे रहा हूं, भजनलाल जी थारे नौकरी लगाए हो, थारे फलाना नौकरी पूछना होता है कि अनबी तो 20 साल की करनी हो, इसने कुछ नहीं किया 20 साल, इसने तो केवल लोगों के साथ धोखा करने का काम किया। और अब की बात तो लोग इस बात के लिए तैयार बैठे हैं कि ये तो केवल अपने घर में ही
इस पूरी ताकत को, इस विधानसभा क्षेत्र की ताकत को अपने घर में रखना चाहते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप 14 तारीख के बाद अपनी अपनी जिम्मेदारी जहां जहां पार्टी की तरफ से लगे उसे मजबूती के साथ निभाना करें। हम अपनी महिला साथियों की ड्यूटी भी जो है अलग अलग गांव में जोन बांट करके आते हैं। हम इसको 51 गांव है टोटल, क्यों राजेश जी 51 है? 57 गांव है टोटल। तो 57 गांव में तो 8 गांव का अगर एक एक जोन बनाएंगे तो हमारे 7 जोन बनेंगे। वकालत जरा की है कि तो हमारे 8 गांव के 7 जोन बने, 7 बने 8 बने, जोन बना करके एक एक जोन अलग अलग हमारी टीम को देने का काम करेंगे। इसी तरह हम अपने जो युवा की साथी हैं उनकी भी इसी तरह से अलग से ड्यूटी लगाने का काम करेंगे। जो अपने सीनियर लोग उन सबको भी एक एक गांव में टीम के हिसाब से उनकी जिम्मेदारियां सौंपेंगे। तो पहले से हमें चार्ट बना लेंगे कि किस किस की कहाँ में ड्यूटी होगी। हम अपनी तरफ से भी आपको बता देंगे, आप भी हमें पहले इस तरह से बता दो कि किस किस गांव में कौन कौन सी टीम अपने अपने गांव में जाकर के काम करना चाहती है। एक बार फिर आपको जो रैली में आप लोगों ने मेहनत करी थी उसके लिए एक बार फिर आपको बधाई देता हूँ और उम्मीद करूंगा कि इस चुनाव में आप बड़ी भूमिका निभाने का काम करोगे। जो 2 प्रस्ताव आपके बीच में रखे थे, एक तो जो प्रस्ताव कानून व्यवस्था को लेकर के रखा गया था मलिक साहब की तरफ से, और दूसरा प्रस्ताव जो राणा साहब ने आप